नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस भाग को स्टार्ट करें इससे पहले कि भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बारे में एक संक्षिप्त हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, पूर्व के भाग में हम लोगों ने इस पाठ के पहले भाग के बारे में हम लोग चर्चा की, जिसमें हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, साथ ही साथ प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसके तहत हम लोग ये जाने कि महाद्वीपीय जो महाद्वीप है वो कैसे कैसे डिवाइडेड हुआ। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना हिमालय के बारे में जाना, हिमालय के समांतर श्रेणियों के बारे में जाना, उसकी विभाजन कैसे हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या जाना कि हिमालय की पूर्वी पहाड़ियाँ जिसे पूर्वांचल कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूर्व के भाग में हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आज भारत के उत्तर का विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकल रही हैं। उनमें से तीन जो प्रमुख नदी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियों और उनकी सहायक नदियों से भारत के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। बच्चों, हम लोग देखेंगे कि साथ ही साथ ये निर्माण में हमारा जो भारत के उत्तर का विशाल मैदान है, उसका विभाजन, उसके उपभाग, ये सारी चीज़ के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं आज का उत्तर का विशाल का मैदान। बच्चों, उत्तर के विशाल का मैदान जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, इस मैप में आपको जस्ट आपके शिवालिक के नीचे का जो हरा वाला भाग है वो भाग हमारा उत्तर का विशाल मैदान है। बच्चों, ये मैदान का निर्माण हिमालय के द्वारा निकलने वाली तीन प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों के सहायक नदियों के साथ हुआ है। बच्चों, ये अपनी नदियाँ जानते हैं कि नदियाँ जब अपने निकल रही हैं तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, अवसाद लेके आती हैं, और अवसाद लाने के कारण ये हिमालय के गिरिपाद के में ये अपने अवसादों का जमाव कर देती है और जमाव के कारण इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि साथ ही साथ ये हिमालय का निर्माण जो इस विशाल मैदान का निर्माण जो हुआ है, इस मैदान का निर्माण किस चीज़ों से हुआ है, जलोढ़ मृदा। हाँ बच्चों, जलोढ़ मृदा के बारे में तो हम लोग इस पूरी विशाल मैदान के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं क्या ये उत्तर का विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मतलब जल के द्वारा लाई गई मृदा, यानी इस मृदा से बना हुआ ये भारत का उत्तर का विशाल मैदान बना हुआ है। यह बच्चों, यह विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। हाँ, सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी हम लोग जानते हैं क्या, ये मृदा जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, और उपजाऊ होगी, यहाँ कृषि के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। तो बच्चों, जब कृषि होगी तो वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा होगा, और इसका भारत ही नहीं, ये विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला ये मैदान है। बच्चों, आगे ये देखिए, इस मैदान का निर्माण हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से हुआ। जैसे देखते हैं बच्चों, जैसे ये हिमालय, तो हिमालय से निकल रही जो नदियां हैं, ये नदियां नीचे की ओर आ रही हैं। तो ये अपने नीचे की ओर आती हैं तो साथ में क्या रहे, बहुत सारा कटाव छटाव करेंगी। वो कटाव छटाव करते हुए तो कहाँ पे, वो नीचे की ओर आएंगी, वो नीचे की ओर भाग के लाएंगी, और देखते हैं क्या कि नीचे में एक बेसिन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये बेसिन में अगर देखें तो वही अवसाद का जमाव होता है, और कुछ समय के बाद ये अवसाद को हम देखते हैं क्या, ये निक्षेपण या संपीड़न की क्रिया के कारण इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़े क्षेत्रफल में इसका फैलाव है। कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। पश्चिम से पूर्व की अगर इसकी लंबाई की बात की जाए बच्चों, तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पश्चिम से पूर्व की बात, ये लंबाई की बात कर रहे हैं, ये लंबाई लगभग कितनी है, 2400 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। एक लंबा चौड़ा वाला ये भाग हमारा उत्तर का विशाल मैदान है। हाँ बच्चों, अब इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं।
क्योंकि हम जब स्थलाकृतियाँ पढ़ रहे हैं तो स्थलाकृतियाँ की ऊंचाई भी तो हम लोग जानेंगे, और ये स्थलाकृतियाँ की ऊंचाई समुद्र तल से मापी गई कितनी है, 240 मीटर से अधिक नहीं है, 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान है। अब इस उत्तर का विशाल मैदान के बारे में, ये बहुत उपजाऊ घनी आबादी तो है ही है, लेकिन सर ये आप पूछ सकते हो कि सर इसको इतना बड़ा विशाल मैदान को हम लोग पढ़ें कैसे। हाँ, इसको पढ़ने के लिए इसको विभागों में विभाजित किया गया है। इसके 4 उपभाग हैं, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं, है ना, कि पहला जो है पंजाब का मैदान, दूसरा जिसे राजस्थान का मैदान कहते हैं, तीसरा है गंगा का मैदान, और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस 4 उपभाग जो हैं, इस चारों उपभाग को एक एक करके विस्तृत से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग पंजाब के मैदान के बारे में। यह पंजाब का मैदान सिंधु और इसकी सहायक झेलम, ब्यास, सतलज, रावी और चेनाब नदियों के द्वारा बना हुआ है। बच्चों ये जानते हैं कि ये पंजाब, पहले वर्ड है पंजाब, 2 वर्ड से बना है, पंज जोर आब। पंज का मतलब 5 और आब का मतलब जल यानी पानी, यानी 5 जल या 5 पानियों की भूमि, यानी 5 नदियों की भूमि जिसे पंजाब कहते हैं, है ना। और ये पंजाब 5 नदियों से एक विशाल मैदान का निर्माण पंजाब का मैदान के देखने को मिलता है। लेकिन इसका बड़ा भाग जो है वो हमारा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या फिर वो पाकिस्तान के बड़े भाग में। इसके जो छोटे भाग हैं वो हमारा पंजाब का कुछ भाग और साथ ही हरियाणा तक ये फैला हुआ है। बच्चों इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, झेलम, ब्यास, सतलज, ये सभी नदियां दोआब का निर्माण करती है। दोआब मतलब 2 नदियों की भूमि, यानी अगर देखा जाए एक नदी ये है और एक नदी ये है, दोनों नदी आ रही है और दोनों नदी के बीच का जो भाग है, इस बीच के भाग को हम लोग कहते हैं दोआब। तो 2 दोआब इसमें देखने को मिल रहा है, एक है रावी और व्यास का दोआब जिसे ऊपरी बारी दोआब कहते हैं, और दूसरा जो है ब्यास और सतलुज का दोआब। ये कौन सा है, बिच दोआब। अब ये दोआब भी बहुत उपजाऊ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे खेती करते हैं। इस पंजाब की मैदान की बात करें बच्चों, तो इस पंजाब के मैदान में इसकी औसत ऊंचाई, मैंने शुरू में बताया, स्थलाकृतियाँ जब पढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी मापी गई है, 150 से 300 मीटर तक मापी गई है। जबकि इस मैदान की ढाल की बात करते हैं, ये मैदान का ढलाव देखने को मिलता है किधर से, तो अगर बात किया जाए तो ये हमारा मैदान है। इस मैदान की अगर बात करें तो ये हमारा उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की ओर, लाइक दिस टाइप से, यानी इसकी ढलाव है किसका, पंजाब का मैदान। तो ये पंजाब का मैदान बहुत उपयोगी और बहुत उपजाऊ है। चलिए हम दूसरे मैदान की ओर चलते हैं। दूसरा मैदान जो है हमारा राजस्थान का मैदान है। यह मैदान का विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। बच्चों अरावली पर्वत का नाम सुना होगा, हाँ, ये अरावली पर्वत वही है जो हमारी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से आती है, और ये भ्रंश पर्वत है, ठीक है। और इसी अरावली पर्वत के पश्चिम साइड में राजस्थान का मैदान है। ये अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश है, मतलब कहा गया यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका ज़्यादातर बालू का स्तूप, यानी बालू ही बालू रेगिस्तानी क्षेत्र है। अब इसका ये रीजन है कि बच्चों यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा इस एरिया में होती है। और जब बहुत कम वर्षा हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आपका रेगिस्तानी क्षेत्र ज़्यादा देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की, इस मैदान की एक प्रमुख नदी है जिसे लूनी नदी कहते हैं। और अगर बरसात का समय में देखा जाए तो कुछ छोटी मोटी सरताएँ नज़र आ जाती हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो है लूनी नदी, जो अंतःप्रवाही नदी है, और ये जाके कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रदेश में कुछ प्रसिद्ध खारे पानी की झील भी है, सांवर, डेगना, दिदवाना, कुचापन, ये प्रमुख झीलें हैं जो इसी राजस्थान के मैदान में मौजूद हैं। तो आप लोगों ने देखा ना बच्चों कि राजस्थान का मैदान भी एक तरह से प्रसिद्ध हमारे लिए है ना। और हम लोग अगले जो मैदान की ओर देखते हैं, 4 भाग हम लोगों ने अब तक 2 भाग को देख लिया, पंजाब का मैदान और राजस्थान का मैदान। अगला जो मैदान है हमारा गंगा का मैदान, जो बहुत ही फेमस और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे मध्यवर्ती मैदान भी कहते हैं, है ना। जैसे अगर ऊपर से देखते आए पंजाब, राजस्थान और ये गंगा का मैदान, ये गंगा का मैदान मध्य में, मतलब इस मैदान की बात करें तो ये घग्गर नदी से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। एक लंबाई इसकी बहुत बड़ी है बच्चों,
है ना। और इस मैदान की ढाल की अगर बात कर लेते हैं, इस मैदान की ढाल सामान्यतः किधर से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इस तरह से लाइक आती है ना। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इस गंगा का मैदान की विस्तार, ये मैदान का विस्तार को अगर देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है ना। और इसी में गंगा के मैदान को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान की बात करें तो जो हमारी हिमालय से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, अगर वहाँ से लेके चलें तो हमारी कहाँ तक, तो आपका हरिद्वार, ये दिल्ली का कुछ भाग, ये पूरे भाग में हमारा ऊपरी गंगा का मैदान देखते हैं। यानी उत्तराखंड और दिल्ली, ये हरियाणा, ये सभी भाग जो हैं ये ऊपरी गंगा के मैदान के रूप में देखेंगे। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में आ जाए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल, जहाँ से हुगली नदी और ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है गंगा और जाके उधर से ब्रह्मपुत्र के साथ मिलते हुए जाती है ना। तो इसके पहले तक का मैदान को हम लोग मानेंगे कौन सा, ऊपरी मध्यवर्ती गंगा का मैदान। और जो निचली गंगा का मैदान, जो डेल्टाई क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, तो वो क्षेत्र को हम लोग कहते हैं निचली गंगा का मैदान। चलिए हम लोग बिहार के मैप के जरिए हम बिहार में गंगा का मैदान को फैलाव देखते हैं कि कैसे वो हमारा विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये मैप आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और ये मैप में बीच से ब्लू वाला जो भाग, बहुत डीप ब्लू जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वो गंगा है। और वो गंगा हमारे बिहार को कितने भागों में विभाजित कर रही है, 2 भागों में, ऊपर वाला ऊपरी बिहार और नीचे वाला दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इसको हम मैदान के रूप में देखें तो उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान, है ना। तो ये गंगा डिवाइड कर रही है 2 भागों में। अगर ऊपर वाला क्षेत्र में देखते हैं बच्चों, तो हम लोग देखते हैं घाघरा नदी वो आके गंगा मिल रही है, गंडक जो है वो आके गंगा में मिल रही है। हाँ, ये गंडक वही है, कहाँ आके मिल रही है, सोनपुर के पास, हाजीपुर के पास आके मिलती है बच्चों। और ये गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, ये सभी नदियां उत्तर की तरफ से प्रवाहित होते हुए दक्षिण में आके गंगा में मिलती है। तो ये सभी नदियां अगर देखा जाए तो उत्तरी बिहार जो है बच्चों, वो खासकर देखेंगे तो ये बाढ़ का क्षेत्र है। मतलब बाढ़ का क्षेत्र मतलब इस मैदान में जो मृदाओं का निर्माण होता है वो बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, यानी हर बार नया मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये उपजाऊ अत्यधिक है ये क्षेत्र। जबकि दक्षिण की तरफ से अगर देखा जाए जो नदियाँ आती हैं, हाँ, वो नदियाँ कर्मनाशा जो बिहार और यूपी का बॉर्डर का भी निर्माण करती हैं, सोन जो अमरकंटक से निकलते हुए ये आके मिलती है गंगा में, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ऐसी नदियाँ। तो ये सभी नदियाँ आके क्या होती हैं, दक्षिण से प्रवाहित होते हुए उत्तर में आके मिल जाती है गंगा में। तो आप एक बिहार के बारे में देख सकते हैं बच्चों कि ये बिहार का जो मैदान है वो क्या चीज़, यानी विभिन्न नदियों से भरा हुआ है। और इस तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे दोआब देखने को मिल जाता है ना। और ये सभी नदियाँ मिल के, यानी अगर गंगा और ये सभी चीज़, यानी बिहार की बहुत ज़्यादा उपजाऊ और नवीन जलोढ़ मृदा वाला ये क्षेत्र बनता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने अब तक तीन उपभागों को देख लिया, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान और गंगा का मैदान, है ना। अब हम लोग चौथे उपभाग की ओर चलते हैं, जो अंतिम उपभाग है जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। बच्चों इसे पूर्वी मैदान भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये पूर्व क्षेत्र में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी, वही ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में सांगपो के रूप में जानी जाती है और नामचा बरवा से यू टर्न लेके हमारे भारत में एंट्री करती है। और इसके साथ दिवांग और भी इसकी सारी नदियाँ इसके साथ मिलती जाती हैं और ये आगे चल के ये गंगा के साथ मिलते हुए एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है ना। असम राज्य की सदिया के उत्तर पूर्व से होकर ध्रुवीय स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, एक बहुत लंबा चौड़ा। और इस भाग का ढाल की अगर क्रम से बात किया जाए तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है ना, उत्तर पूर्व से आते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहती है ना। और इस मैदान में अगर बात किया जाए तो इस मैदान के प्रमुख जो मुख्य नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी, जो मैदान के मध्य से होकर गुजरती है। और उसके साथ साथ दिहांग, ये सभी अलग अलग नदियाँ, इसके साथ लोहित, ये सभी इसके साथ जुड़ती जाती है। ये भी बहुत सारा दोआब का निर्माण करती है।
इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आई बच्चों, क्या इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, इस नदी के बीच स्थित एक माजुली द्वीप है। द्वीप समझ रहे होंगे, द्वीप क्या है, यानी जमीन का वो टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घिरा हो, जमीन का वह टुकड़ा जो पानी चारों ओर पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो अभी तक द्वीप आप लोग ये देखोगे समुद्र वगैरह में, लेकिन ये नदी द्वीप है बच्चों। नदी यानी कौन सी नदी, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली द्वीप, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है बच्चों। इसी नदी पे विश्व की सबसे छोटी भी नदी द्वीप है, उसे उमानंदा भी कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में पढ़ लिया। तो हम लोग उपभाग को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे भौतिक विभाग के बारे में, है ना, इसी मैदान के भौतिक विभाजन कैसे आधार में किया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि भौतिक विभाग इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, भाबर, तराई, बांगर और खादर, है ना। तो अगर बात किया जाए हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं, वो निकल बहुत उसके पास आगे पढ़ना होगा या आपके पूर्व की कक्षाओं में पढ़े होंगे कि नदी की 4 अवस्थाएं होती हैं। उसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहली अवस्था बहुत ज़्यादा उसमें बहाव, तेज कटाव होता है और बहुत ज़्यादा कटाई करते हुए आती है। तो भाबर जो बहते हुए आ रही है, ये अगर बात किया नदी बहते हुए आ रही है, वो अपने कटाव के साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर को बहाते हुए लाती है। तो हिमालय के जो सबसे पहला जो भाग है गिरिपाद, वहाँ पे क्या कहते हैं, बड़े बड़े पत्थरों का जमाव हो जाता है। और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाती है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, छोटी छोटी सरिताएं में बदल जाती हैं। यानी मान के चलो ये पत्थर है, तो इस पत्थर के नीचे से ये बहाव हो रही है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, वहाँ पे उस क्षेत्र को हम लोग कह सकते हैं भाबर प्रदेश। जबकि वही नदियाँ जब आगे बढ़ती हुई जाती है और ये फिर से प्रकट हो जाती हैं और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, उस जगह पे और आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, उस जगह पे आपको वनस्पतियाँ ज़्यादा, जीव जंतु ज़्यादा, यानी घने जंगल देखने को मिलते हैं। और ये क्षेत्र आपका तराई क्षेत्र कहलाता है ना। अब जो मुख्य बात है आगे बढ़ने के बाद है, नदियां जब अपने रूप में आती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने अब मृदाओं का निर्माण कर रही, जल के द्वारा जलोढ़ मृदा है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है, यानी अगर जल के द्वारा जहाँ पे ला के जमाव कर दी, जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उस क्षेत्र को हम लोग भाबर कहते हैं या भांगर कहते हैं, है ना, उसको भांगर कहते हैं, है ना, वो या फिर पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और वो जलोढ़ मृदा जहाँ पे नया नया फिर से नदी अपने साथ बाढ़ का पानी आती है, बाढ़ के जरिए वो नदी अपने साथ मृदाओं को लेके आती है और जमाव करती है, यानी तलछट्टी के रूप में बगल में। तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ये नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, है ना। तो ये इसको नवीन जलोढ़, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है ना। तो भाबर और खादर की बात फिर से कर लेते हैं। भाबर होगी पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर होगी नई जलोढ़ मृदा। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या देखा, अब तक हम लोगों ने भारत के दूसरे भौतिक विभाग के दूसरे भाग यानी कि उत्तर मैदान के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे क्या कि तीसरे भाग की ओर चलते हैं। तीसरा विभाजन जो है वह है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार, है ना। तो हम लोग दक्षिण का पठार, आपके सामने ये मैप दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो ये निचला जो भाग है उसे कहते हैं दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, है ना। ये अगर बात किया जाए, ये प्रायद्वीप वर्ड आया, है ना। प्रायद्वीप का क्या अर्थ है बच्चों, प्रायद्वीप का अर्थ है जमीन का वह टुकड़ा या आपका वैसा स्थान, वैसा क्षेत्र जो 3 ओर जल से घिरा हो, है ना। 3 ओर, अगर हम देख रहे हैं मैप में देखिए आप, ये आपका क्या है कि दक्षिण भाग है, भारत का दक्षिण भाग है। दक्षिण भाग में अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि पश्चिम साइड अरब सागर है, पूर्व साइड आपके बंगाल की खाड़ी है और नीचे में कौन सा है, आपका हिंद महासागर। तो अभी हमने क्या बताया बच्चों कि हमने बताया कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जमीन का वह टुकड़ा जो 3 ओर जल से घिरा है। अरब सागर, इधर आपका हो गया बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर। तो ये वाला भाग क्या कहलाया, आपका प्रायद्वीप भाग कहलाया, है ना। तो चलो हम लोग दक्षिण का पठार को हम लोग विस्तृत से पढ़ते हैं, है ना। दक्षिण का पठार की अगर बात किया जाए तो ये हमारा वही पुराना भाग, किसका, गोंडवाना। याद आया कुछ, गोंडवाना। यानी याद कीजिए पहला भाग में हमने बताया था कि हमारा पूरी जो पृथ्वी थी उसमें 2 ही, एक महाद्वीप और एक कौन सा था, एक हमारा महासागर था, है ना। तो वो महाद्वीप जिसे पैंजिया कह रहे थे, वो पैंजिया 2 भाग में बांटा। ऊपर वाला भाग लॉरेशिया या अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग क्या कहलाया था, नीचे वाला भाग हमारा ये गोंडवाना क्षेत्र कहलाया था।
तो ये हमारा प्रायद्वीपीय जो भारत है, ये दक्षिण का पठार है, वो किसका भाग है? ये उसी का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है, जो प्राचीन पर्वतों से, चट्टानों से निर्मित है ना, ये चट्टानों से निर्मित है। ये हमारा कौन सा? दक्षिण का पठार है। तो चलो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, अच्छे से इसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? दक्षिण के पठार के बारे में, है ना। तो अभी हमने आपको बताया कि इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। ये आकृति की दृष्टि से देखा जाए तो त्रिभुजाकार है ना। ये कैसा है? त्रिभुज शेप में है ना। और ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। अभी जस्ट हमने आपको बताया ये भाग अगर देखा जाए, दक्षिण का पठार उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर संकीर्ण होते आया है। यानी ये लाइक दिस टाइप से। अब अभी आप मैप में जो आपने देखा, उस मैप में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऊपर का भाग थोड़ा चौड़ा नजर आ रहा है और नीचे हिंद महासागर की ओर जैसे बढ़ते हैं तो हिंद महासागर के पास ये संकीर्ण होते गया है ना। इसकी औसत ऊंचाई कितनी मापी गई है? 600 से 900 मीटर है ना। कितनी औसत ऊंचाई है? 600 से 900 मीटर है। इस अगर बात किया जाए दक्षिण का पठार की बात कर ले, तो दक्षिण का पठार की उत्तर में इसकी चौहद्दी की बात कर लेते हैं, तो उत्तर में अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा की पहाड़ियां हैं, जबकि पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, है ना। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। साथ ही साथ अगर बात किया जाए इस दक्षिण के पठार में आपको क्या चीज नजर आएगा? इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियां और गुम्बदाकार पहाड़ियां भी हैं, है ना। तो ये देखा जाए कि ये दक्षिण का पठार है वो पूरी रूप से पहाड़ी, घाटी, ये चीजों से बना हुआ है ना। जिसको अगर देखा जाए ये पठार जो है, अब पठार की बात कर रहे हैं, पठार जिसे हम लोग इंग्लिश में टेबल लैंड करते हैं। तो अगर देखा जाए ये ढलाव है और ये वाला भाग है ना, तो आप टेबल देखे होंगे, ऊपर वाला भाग समतल होता है और ढुलाव होते जाता है। तो कुछ इस तरह से नजर आती है हमारा दक्षिण का पठार, है ना बच्चों। तो हम लोग देखते हैं क्या दक्षिण के पठार के बारे में और भी अच्छे से हम लोग विभाजन के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण का पठार को विभाग कितने भागों में विभाजित किया गया है ना। तो 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार हम लोग बच्चों इसको लास्ट में हम लोग अच्छे से एक मैप के जरिए भी डिस्कस करेंगे, किसे दक्कन का पठार कहते हैं, किसे मध्य उच्च भूमि, आप ये समझ रहे होंगे, है ना। तो चलिए एक करके सबसे पहले मध्य उच्च भूमि के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है, मतलब इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं मालवा का पठार कहा जाता है। जनरली ये क्या है, नर्मदा नदी बीच से बहती है और नर्मदा नदी इस दोनों को विभाजित करती है, किसको? मध्य उच्च भूमि और हमारा दक्कन का पठार, ये दोनों के बीच में। तो नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग है उस भाग को मालवा का पठार कहते हैं। और ये पठार जो है वो महादेव श्रृंखला, उत्तर पश्चिम अरावली, मध्य में विंध्याचल से घिरा पड़ा है ना। यानी इस पठार की बाहरी चारों की ओर के बारे में बात की जा रही है। उत्तर पश्चिम में अरावली है, आपके पूर्वी भाग में कौन सी भाग है? महादेव की श्रृंखला है, मध्य में विंध्याचल है ना। इस तरह से देखा जाए तो ये मध्य का पठार जो मध्य उच्च भूमि है, यानी मालवा का जो पठार जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, ये आपकी एक बहुत सारे माउंटेन रेंजेस यानी श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है ना। आप श्रृंखला सोच रहे हो कि सर श्रृंखला क्या होती है? तो ये क्या होती है, जैसे एक माउंटेन ये, दूसरा माउंटेन ये, तो ये जुड़ाव जो होती जाती है उसे कहते हैं श्रृंखला, है ना। तो इस तरह से मालवा का पठार विंध्य श्रृंखलाओं से घिरा पड़ा। इसके पश्चिम भाग में अगर देखते हैं राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, हाँ, अरावली के जस्ट पश्चिम में, अरावली जो है अरावली के पश्चिम भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र, बहुत रेगिस्तानीय क्षेत्र है। इसी के पश्चिम चौड़ा है और पूर्व की ओर आते हैं तो ये संकीर्ण होते गया, लाइक दिस टाइप से ये चौड़ा होते हुए संकीर्ण हो गया, है ना। इसकी पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बाघेलखंड के रूप में जाना जाता है ना। इसे सुदूर पूर्व विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर का पठार कहलाता है ना। हम लोग छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे जो प्रमुख नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं वो कौन कौन सी हैं? दामोदर और स्वर्ण रेखा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कि इसकी यहाँ से प्रमुख नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं उसमें से अगर देखा जाए तो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये प्रमुख नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और ये प्रवाहित होके ये मध्य भूमि के एक विशाल भाग जो हमारी है उस भाग को जल भी उपलब्ध करवाती है और बहुत सारे इसके लिए परियोजनाओं के लिए भी काम होती है।
मध्य उच्च भूमि की अगर बात कर लेते हैं बच्चों, तो इसके बारे में और भी हम लोग बात करें छोटा नागपुर की पठार, तो चलिए छोटा नागपुर की पठार के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस छोटा नागपुर की पठार की अगर बात किया जाए तो एक सुस्पष्ट पठारी का ही है। इसका विस्तार बिहार के गया जिले की दक्षिणी सीमा तक है। हाँ, गया जिले यानी बिहार तक है। तो अब यहाँ पे बात आई छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? दक्षिण का पठार का ही भाग है ना, और प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है ना। तो सोचिए कहाँ तक है? गया जिले की यानी बिहार राज्य के गया जिले के दक्षिणी सीमा तक है। और इस पठार में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? दामोदर, सोन और स्वर्णरेखा। ये सभी नदियाँ जो है हमारी कौन सी? तो छोटा नागपुर की पठार से बहते हुए आती हैं, है ना। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली हुई है। हाँ, ये अरावली की पहाड़ी जो आप सुनते हो क्या कि राष्ट्रपति भवन, है ना, तो ये अरावली की पहाड़ी का ही एक भाग है ना, जो कहाँ तक? दिल्ली तक आई हुई। और दिल्ली की जो रायसीना की पहाड़ी है जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन मौजूद है, ये दिल्ली की पहाड़ी से बोलते हैं, वो अरावली का ही भाग है। अरावली की औसत ऊंचाई कितना है? 300.920 मीटर तक मापी गई है ना। किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट किसकी यानी अरावली की इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है गुरु शिखर, जो कितना मीटर ऊंचा है? 1722 मीटर। तो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों क्या चीज? मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किसका? इसका दूसरा भाग जो हम लोग बात करें दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार भी हम लोग कहते हैं, है ना। दक्षिण का पठार बोले या दक्कन का पठार कह सकते हैं, है ना। तो दक्कन का पठार जिसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा निर्मित है? लावा। हाँ, लावा वर्ड आया। लावा क्या किसे कहेंगे आप? ऐसे तो आप भुंजा वगैरह खाते इसको बोलते हैं मकई का लावा, है ना, वो लावा नहीं है। ये लावा क्या है? यानी हमारी पृथ्वी के अंदर जो हमारी मैग्मा चैम्बर है ना, वो मैग्मा चैम्बर जब वो मैग्मा से बाहर आता है तो उस मैग्मा को हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। यानी वो अग्नेय चट्टानों से बना हुआ है और इसका लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये इसका फैलाव है। किसका? दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार को, है ना। साथ ही साथ ये जो फैलाव है वो किस किस प्रदेश को यानी किस किस क्षेत्र को ये कवर करता है? वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के राज्य भाग आते हैं। ये आपका दक्कन का पठार का विस्तृत सा भंड आपका इसको देखने को मिलता है। क्या ये बहुत बड़ा क्षेत्र ये पूरे रूप में फैलाव कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर देखा क्या कि हम लोगों ने देखा कि ये पठार का निर्माण जो हो रहा है वो किससे? लावा से। लावा कैसे? ज्वालामुखी। यानी कि एक क्षेत्र में अगर देखा जाए खासकर तो एक मृदा है उसको कहते हैं काली मृदा, है ना। और वो काली मृदा का काफ़ी बड़ा क्षेत्र इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र वगैरह जो अगर देखते हैं काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है ना। चलिए आगे और देखते हैं दक्कन का पठार के बारे में। दक्कन का पठार पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसे सह्याद्री की पहाड़ी भी कहते हैं, यानी पश्चिमी घाट, है ना। हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे भी, लेकिन पश्चिमी घाट के उत्तर में ताप्ती नदी, हाँ, जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है ना। और ये दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, दोनों क्या करती है? एस्चुरीज का निर्माण करती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता ही है ना। तो ताप्ती से प्रारंभ होकर ये क्या होती है? दक्षिण में कन्याकुमारी के अंतरिप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई का ये पूरा फैलाव है, जिसे अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। और इसकी 4 प्रमुख दर्रे हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर आए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा, है ना। इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे मैप के जरिए, है ना। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी पहाड़ी द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। मतलब ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट दोनों आके जिस पहाड़ी पे मिल रही है उसे क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी, है ना। और ये पहाड़ियाँ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो 2670 मीटर ऊंची है। लेकिन दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी जो 2695 मीटर, जिसे अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? दक्कन का पठार पढ़ा, है ना। यानी हम लोगों ने पूरी रूप में दक्कन के पठार के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ बच्चों? अब हम लोग इसी में घाट, 2 घाट है
है ना। दो घाट कौन सा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, हम लोग इस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पूर्वी घाट के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। पूर्वी घाट ये महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर लंबाई पूर्वी घाट पर्वत पर फैले हुए हैं, है ना। यानी अगर महानदी आपकी जो महानदी का एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो उड़ीसा से बहते हुए आती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है ना, तो वहाँ से शुरुआत किया जा रहा है और वहाँ महानदी की शुरुआत से वहीं पे एक भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील जिसे चिल्का झील कहते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है और दक्षिण में नीलगिरी माउंटेन्स यानी नीलगिरी पहाड़ी के वहाँ तक की लंबाई का पूरा भाग जो पर्वत है उसको हम लोग पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं, जो लगभग 1800 किलोमीटर है ना। ये पश्चिमी घाट से पूरी रूप में भिन्न है, अलग अलग है। ये एक अधिक कटा छटा है, पहाड़ियों से भरा पड़ा है ना, छोटी मोटी पहाड़ियों से भरा पड़ा है। और उड़ीसा में अगर देखा जाए महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नलामलई, पालकोंडा, तमिलनाडु में अन्नामलई, पचामलई, शिवराय की पालनी, वेलोंगी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये इस रूप में छोटी मोटी जैसे हमने आपको बात की कि ये पहाड़ियों से भरा पड़ा है। साथ ही साथ अगर बात करें इस पूर्वी घाट से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां, ये क्या करती है, उसको अलग अलग भागों में विभाजित करती है, पृथक करती है। और ये नदियां क्या करती है, बहुत उपजाऊ हैं, क्योंकि ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। अब यहाँ वर्ड आया डेल्टा। डेल्टा यानी उसे क्या कहते हैं, जब नदियाँ प्रवाहित होते हुए अपने साथ अवसाद लेके आती हैं और अवसादों का यानी मुहाने के पास अवसाद का जमाव कर देती है, उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं, है ना। तो ये नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना। हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में कुछ जान जाते हैं, है ना। उसके बाद मैप के जरिए पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि ये आपके कहाँ पर, तो ये आपका कच्छ के रण के पास से शुरुआत होता है और ये भी आपका तमिलनाडु के पास आज तक मिलता है ना। आप इसमें देख रहे होंगे ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा थोड़ा चौड़ाई इसकी कम है ना। अगर देखते हैं तो ये ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर से। ये नर्मदा, यहाँ से जो गोदावरी वगैरह नदियाँ हैं वो प्रमुख नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं, है ना। और ये आपको जो मैप दिखाई पड़ रहा है, इस मैप में हम लोग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देख सकते हैं। मैप आप देख सकते हो, मैप में आपको जहाँ पे पठार का भाग लिखा हुआ है वहाँ पे ही आपका थाल घाट और भोर घाट यानी महाराष्ट्र के भाग में है ना। और जैसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा कौन सा, पाल घाट के बारे में बात कर ले तो पाल घाट कहाँ पे है, तो पाल घाट आपका नीलगिरी की पहाड़ी के पास है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अब तक हम लोग तीन भाग, भारत के भौतिक विभाजन के तीन भागों के हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया उत्तर का विशाल मैदान के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ लिया क्या चीज़, हम लोगों ने पढ़ लिया दक्षिण का पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।